गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 2 गैसियस स्टेट के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, ठीक है, और हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टक्कर संख्या, टक्कर आवृत्ति, संगठन व्यास या टक्कर व्यास और माध्य मुक्त पथ। इनको अपन को डिस्कस करना है। तो देखो, सबसे पहले कोलिजन नंबर, टक्कर संख्या क्या होती है। जैसे मान लो अपने पास में एक पात्र है जिसमें गैस के अणु भरे हुए हैं, गैस के अणु भरे हुए हैं इस पात्र में। तो ये क्या करेंगे, परस्पर क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। परस्पर टक्कर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टक्कर बोलेंगे, और जितने करेंगे उसको बोलेंगे टक्कर संख्या बोलेंगे। मान लो ये अणु आपस में 100 टक्कर करें तो टक्कर संख्या कितनी हो जाएगी, टक्कर संख्या 100 हो जाएगी अपने पास में। दूसरी चीज आती है टक्कर आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। टक्कर आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि इकाई समय में दिए गए आयतन में कितनी टक्कर होती है, या जो पात्र के आयतन है उसमें कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी होगी। जितना भी आयतन है उसमें प्रति इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या क्या होती है, कोलिजन नंबर, टक्करों की आवृत्ति होती है। तो अपने पास दो चीजें हैं, पहली अपन पढ़ेंगे टक्कर आवृत्ति और फिर बाद में जाएंगे अपन संगठन व्यास वगैरह पे। तो पहला अपन डालेंगे यहां पर अपनी हेडिंग टक्कर की संख्या। टक्कर संख्या, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी टक्कर संख्या की, किसी गैस की निश्चित मात्रा में किसी ताप व दाब पर गैस के अणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या क्या, टक्कर संख्या कहलाती है। इसे संगठन संख्या भी कहते हैं। देखो, तो ये अपनी डेफिनेशन हुई, किसी गैस की निश्चित मात्रा में किसी ताप व दाब पर गैस के अणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या टक्कर संख्या कहलाती है, ठीक है। और इसे अपन क्या कहते हैं, संगठन संख्या, कोलिजन नंबर भी कहते हैं। तो ये टक्कर संख्या की क्या हुई, डेफिनेशन हुई अपने पास में। तो मतलब एक पात्र में लाखों अणु हैं, तो वो लाखों अणु आपस में टकराएंगे, तो वो जितने बार टकराएंगे वो नंबर होता है टक्कर संख्या, संगठन संख्या या कोलिजन नंबर होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टक्कर आवृत्ति। अगला अपना टॉपिक आएगा टक्कर आवृत्ति। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, प्रति 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाएगी, टक्कर आवृत्ति कहलाएगी। और वो संख्या कब गिनी जाएगी, इकाई समय में। मतलब
प्रति सेकंड गिन सकते हो या इकाई समय में गिन सकते हो। ठीक है, तो प्रति घन आयतन में एक इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? टक्कर आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में प्रति इकाई समय या लिख सकते हैं प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति या संगठन आवृत्ति कहलाती है। मतलब जितना पात्र का आयतन अपन ने इकाई मान लिया कि इकाई मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो अपन एक पोर्शन लेंगे छोटा सा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, उसमें प्रति सेकंड या प्रति इकाई समय में जितनी भी टक्करें होगी वो क्या कहलाएगी? टक्कर संख्या या संगठन आवृत्ति कहलाई थी। इसको जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब टक्कर आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर वापस से ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में प्रति इकाई समय होने वाली टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति या संगठन आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, और इसको जेड द्वारा अपन क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, जो अपने पास अणु होते हैं वो गोलाकार होते हैं। जो गैस के अणु हैं, अपन ने पहले ही माना था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि गैस के अणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं अपने पास में। तो यहां पर जो फॉर्मूला निकल के आता है टक्कर आवृत्ति का वो उसी से निकल के आता है। तो लिखेंगे टक्कर आवृत्ति को गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो जेड बराबर होता है √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन डैश का स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है ये टक्कर आवृत्ति का √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन। अभी बताऊंगा ये क्या क्या होते हैं। अब देखो, जो टक्कर होती है वो दो अणुओं के मध्य होती है। दो अणुओं के मध्य होती है। ये जो दोनों आपस में टकराएंगे तो जो टक्कर आवृत्ति है वो दो अणुओं से संबंधित हो रही है। तो मतलब एक अणु से संबंधित करनी हो तो उसको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे चूंकि टक्कर आवृत्ति दो अणुओं द्वारा संबंधित
होती है, अतः एक अणु से संबंधित एक अणु से संबंधित आवर्ती कितनी होगी? √2 1/2 1/2 √2, इसका आधा करना है अपन को, पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एंड डैश का स्क्वायर। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 बार √2 लिख सकते हैं। तो यहां से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2, ये कट गया इससे, इसको √2 लिख सकते हैं क्योंकि √2 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 2। तो यहाँ पर 2√2 मान लिए मैंने नीचे इस साइड में, तो 1 से 1 गया तो बचा 1√2 बार ब्रैकेट में क्या बचा, पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एंड इसका स्क्वायर। तो ये तो आ गई जेड, मतलब एक अणु से संबंधित, जो दो अणुओं से संबंधित आवृत्ति है वो आ गई अपने पास में। यदि अणुओं की प्रकृति समान हो तो क्या लिखेंगे, देखो यदि अणुओं की प्रकृति समान होती है तो Z को Z11 लिखते हैं, Z को Z11 लिखते हैं। अतः Z11 बराबर यही फॉर्मूला 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एंड इसका स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला आता है किसका, Z11 का। Z11 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो अणु उपस्थित है वो सारे के सारे प्रकृति क्या है, समान है। अब देखो अपन लिखेंगे यहां, अब मैं बताऊंगा कि ये जो जो चीजें हो है क्या। यहां सिग्मा है आणविक व्यास, आणविक व्यास, ठीक है, मतलब जो अणु है, जो अणु है उसका व्यास कितना है। जो अणु है ये त्रिज्या होगी यहां से यहां तक, और ये भी मान लो r है, तो ये जो आणविक व्यास होगा वो होगा 2r, इस टाइप से। तो आणविक व्यास है ये, और c बार है औसत वेग, और जो n डैश है वो है प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर जो सिग्मा है वो आणविक व्यास है, सी बार औसत वेग है, और एन डैश क्या है अपने पास में, प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है। अब अपन को पता हो तो अपन ने औसत वेग की गणना करी थी। औसत वेग क्या आया था, √8 RT/πm आया था। तो अपन लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि अणुओं का
औसत वेग क्या होता है, सी बार बराबर √8RT अपॉन पाई एम होता है। तो यहाँ पर सी बार में आ रहा है अपने पास में, सी बार की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो अपन इसको उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अतः Z11 बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन डैश का स्क्वायर √8RT पाई एम। ठीक है, ये आ गया। अपन ने क्या करा, सी बार की जगह औसत वेग की वैल्यू रख दी। ये औसत वेग है अपना सी बार, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसको छोटा सा अपन सॉल्व कर लेंगे। Z11 की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो देखो 8 को क्या लिख सकते हो, √8 को 2√2 लिख सकता हूं मैं। तो मैं इधर ये वाले टर्म्स इधर ले आता हूं, 1/√2 मल्टीप्लाई 2√2। देखो ये पाई है, इसको क्या लिख सकता हूं, 1/√पाई, ये पाई है ही, फिर सिग्मा स्क्वायर एन बार का स्क्वायर और ये वाला जो बचा हुआ है RT अपॉन एम। ये अब देखो √2 से √2 गया, पाई की पावर यहां पर 1 है और इसकी पावर कितनी है, हाफ है। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई पाई की पावर 1 माइनस ये वाली जो हाफ है ऊपर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में, माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर एन बार का स्क्वायर RT अपॉन एम। इस टाइप से आ जाएगा। अब देखो इसमें पावर माइनस करोगे तो Z11 क्या आ जाएगा, 2 पाई की रूट बचेगा तो √पाई सिग्मा स्क्वायर एन बार का स्क्वायर RT अपॉन एम। ये आ गया मेरे पास किसका फॉर्मूला, संगठन आवृत्ति का जो मेन फॉर्मूला होता है वो आ गया। देखो इसमें अपन ने क्या क्या किया है। सबसे पहले अपन ने परिभाषा दी संगठन आवृत्ति की कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में होने वाली प्रति इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, अपनी संगठन आवृत्ति कहलाती है। फिर अपन ने लिखा है कि इसको Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब गणितीय रूप में इसका जो समीकरण होता है वो ये वाला होता है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन डैश का स्क्वायर। ठीक है, यह मैंने बता ही चुका, ये क्या होता है आणविक व्यास, ये क्या होता है अपना औसत वेग, और ये होता है प्रति घन आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या होती है। अब अपन ने बोला कि जो संगठन आवृत्ति होती है वो 2 अणुओं से संबंधित रहती है। तो अपन को जो मेन फॉर्मूला है वो क्या होगा, उसमें 2 का भाग लग जाएगा, क्योंकि ये 2 अणुओं से संबंधित होती है। तो 2 का भाग लगेगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हो, 2 बार √2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 √2। अब अपन ने बोला कि अगर अणुओं की प्रकृति समान होगी तो जो संगठन आवृत्ति होगी वो 1/1, क्योंकि अणु समान रूप से भिड़ रहे हैं तो उनकी संगठन आवृत्ति में अपन क्या लिख देंगे, 1/1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर अपन ने क्या करा, औसत वेग को पुट करा। औसत वेग क्या होता है, अपन ने निकाल रखे हैं औसत वेग, प्रायिकता वेग और माध्य वर्ग माध्य मूल वेग, उसमें से औसत वेग है। तो औसत वेग में अपन ने रखा तो √8 को अपन ने क्या लिख दिया, √8 को लिख दिया √8 को लिख दिया 2√2, √8 को लिख दिया 2√2। तो यहाँ पे 2 रूट से रूट गया, पाई की पावर ऊपर 1 थी, प्लस में नीचे हाफ थी, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो किस में हो गई, माइनस में आ गई। माइनस में आने के बाद इसको अपन ने सोल्व करा तो अपने पास ये जो है वो संगठन आवृत्ति आ गई। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर
उपरोक्त समीकरण संघटन आवृत्ति को प्रदर्शित उपरोक्त समीकरण संघटन आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो इसका मान कैसे कैसे डिपेंड करेगा। आणविक आकार के क्या होगा, समानुपाती होगा, उसके वर्ग के समानुपाती होगा। n क्या है अपने पास, अणुओं की संख्या, तो जितनी अणुओं की संख्या होगी टक्करों की संख्या भी उतनी होगी, तो उसके भी समानुपाती होगा। ठीक है, और ताप के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। तो अपन लिखेंगे उपरोक्त समीकरण से क्या लिख सकते हो, उपरोक्त समीकरण से Z11 प्रोपोर्शनल सिग्मा स्क्वायर, Z11 प्रोपोर्शनल n बार का स्क्वायर और Z11 प्रोपोर्शनल √t। मतलब इन तीनों की वैल्यू बढ़ाओगे, इन तीनों की वैल्यू बढ़ाओगे तो Z11 की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी अपने पास में। इन तीनों की वैल्यू बढ़ाओगे मतलब अगर तुम आणविक व्यास बड़ा कर दोगे तो टक्कर होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। तुम अणुओं की संख्या अपन ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उससे भी क्या होगा, टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी। और टेम्परेचर जितना ज्यादा करोगे, टेम्परेचर ज्यादा करने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है अणुओं की, गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी उनके वेलोसिटीज ज्यादा बढ़ेंगी, और जितना तेज वेग होगा उतने ही टक्कर ज्यादा होंगे। तो जो अपने पास में टक्कर आवृत्ति है वो इन तीनों के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये है अपना टॉपिक टक्कर आवृत्ति का। इसमें अपन को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस फॉर्मूले की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब अपन पढ़ेंगे संगठन व्यास। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना संगठन व्यास। देखो संगठन व्यास क्या होता है ये देखते हैं अपन। एक अणु है अपने पास में, वो इस दिशा में गतिशील है। दूसरा अणु है वो या तो रुका हुआ है या इस दिशा में गतिशील है, या तो इधर चल रहा है या इधर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जब आमने सामने आएंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो एक बिंदु पर आके ये क्या होंगे, इतने क्लोज आ जाएंगे। एक बिंदु पर आके ये बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, तो उस क्लोज बिंदु पर क्या होगा, इनके मध्य टक्कर होगी। जैसे ये इधर आया, फिर इतने पास आए, फिर इतने पास में आए, तो इस बिंदु पर इनके मध्य क्या होगी, टक्कर होगी। टक्कर होगी, टक्कर होगी तो वो बिंदु, उस बिंदु पर विकर्षण बल इतने ज्यादा हो जाएंगे। जैसे ये अणु है, देखो मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉनों के टर्म में समझाऊं तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रहता है पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जब ये पास में आएंगे तो पहले तो इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे पास में आएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और ये नाभिक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब टक्कर हो जाती है या होने वाली बात होती है, तो कोई फिजिकल टक्कर नहीं होती कि ऐसे बोल रहे कि आके भिड़ गए दोनों अणु, भिड़ते नहीं है। वो इतनी क्लोज दूरी पे आ जाते हैं जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण संतुलित हो जाते हैं। उसके बाद तुम अगर और पास में लाओगे तो प्रतिकर्षण इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उसको दूसरी दिशा में भेज देते हैं।
तो संगठन व्यास क्या होता है कि दो अणुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जहां पर क्या होती है, टक्कर होती है, संगठन व्यास या टक्कर व्यास कहलाता है। इसको बोलते हैं कोलिजन डायामीटर। दोबारा समझो, ये एक अणु है, ये एक अणु है, आपस में पास में आ रहे हैं, तो शुरू में तो अट्रैक्शन के कारण ये क्या होंगे, एक दूसरे के समीप आते जाएंगे, धीरे 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 समीप आ गए। अब एक बिंदु उनके पास ऐसा आएगा जिसके बाद क्या होगा, विकर्षण बल, प्रतिकर्षण बलों के मान इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो और समीप नहीं आ पाएंगे, और उनमें क्या होगी, उस सिचुएशन को बोला जाता है टक्कर होना, कोलिजन होना। उसके बाद ये क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे अणु। ठीक है, तो किन्हीं अणुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जहां टक्कर हो जाती है, टक्कर व्यास, संगठन व्यास कहलाती है। तो ये अपन को लिखना है। तो इसकी परिभाषा देखो क्या होगी, देखो इसको मैंने क्या बोला था, अपन कोलिजन डायामीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोलिजन डायामीटर, तो अपन शुरू में क्या देंगे, किसी गैस के अणु जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनमें टक्कर होती है। अणु एक दूसरे के समीप एक निश्चित बिंदु तक आ सकते हैं। इस बिंदु के पश्चात विकर्षण बलों का मान इतना अधिक हो जाता है कि अणुओं के गति की दिशा पलट जाती है। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनमें क्या होती है, टक्कर होती है, एक निश्चित बिंदु तक आ सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित बिंदु तक आ सकते हैं और उस बिंदु के पश्चात विकर्षण बल है वो इतना हो जाता है कि उनकी जो अणुओं की गति की दिशा है उसको पलट देता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर कोलिजन व्यास संगठन आवृत्ति की क्या दी गई, परिभाषा दी गई, जो अपन अब लिखेंगे कि क्या होती है। इसकी परिभाषा देंगे,